गरिमा सिंह, आज दिन है संडे स्पेशल एडिशन का, रविवार का दिन है और इस दिन मैं बात करती हूं पूरे हफ्ते की उस खबर पर जिसने देश की राजनीति पर या पूरे देश के माहौल पर एक बड़ा असर डाला हो। और अब जिस समय मैं आपसे मुखातिब हूं, इस देश में चुनावी माहौल प्रचंड है और ऐसे में जो पूरा हफ्ता गुजरा उसमें जो सबसे ज्यादा खबर चर्चा में रही, जिसने पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक तपिश पैदा की, आक्रामकता पैदा की पहले चरण की वोटिंग के बाद, वो खबर है कांग्रेस का मैनिफेस्टो और जिस पर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे यानी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े प्रहार किए। और जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई 2024 की, वो हिंदू मुसलमान से गुजरते हुए, संपत्ति के बंटवारे से गुजरते हुए कहां पहुंच गई, देश की माताओं बहनों के मंगल सूत्र पर। और वो कैसे, मैं कुछ बयान 3 दिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बांसवाड़ा में राजस्थान के, फिर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 22 तारीख को और फिर 23 तारीख को राजस्थान के टोंक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रहार किया कि ये मैनिफेस्टो कहता है कि हमारी माताओं के बहनों के मंगलसूत्र का सर्वे करेंगे और उनके नेता कह रहे हैं एक्सरे किया जाएगा, यानी कि आपके घर के बाजरे के डब्बे में और दीवार में क्या रखा है ये पहले एक्सरे करके खोजा जाएगा और फिर सब कुछ कब्जे में लेकर जो उनका वोट बैंक है उसको दे दिया जाएगा। और ये जो उनका वोट बैंक है इसको भी मैं जरा समझा दूं आपको, क्योंकि जो बांसवाड़ा का पहला बयान था राजस्थान में, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि 2006 में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, तो आपकी संपत्ति को छीनेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। घुसपैठिया कहते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, और एक के बाद एक बयान आए। अब जाहिर है कि सियासत में तपिश पैदा होनी थी जब देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा बयान दे दे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। बाद में कांग्रेस ने सफाइयां दी, कांग्रेस की तरफ से कई बयान आए। जयराम रमेश ने कहा कि बता दें, पी चिदंबरम ने कहा कि ये बता दें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि हम संपत्ति का बंटवारा करेंगे, आम लोगों की संपत्ति का बंटवारा। इस तरह के क्लैरिफिकेशन भी आए कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर बनी हुई है कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन पहुंचा चुनाव आयोग और बड़ी तीखी मांग की प्रधानमंत्री के बयान पर। इसमें जो शिकायत पत्र लेकर पहुंचे चुनाव आयोग कांग्रेस के नेता, उसमें मांग की गई द ओनली अवेलेबल रेमेडी कंपैटिबल विद द प्रिंसिपल ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एलिगेशंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस is the disqualification of the candidates who try to create a divide between different classes of the citizens of India regardless of the stature or position of that candidate. We hope that this honorable commission treats this situation with the gravity it deserves. तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के डिस्क्वालिफिकेशन की मांग कर दी कि हेट स्पीच है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हेट स्पीच है और हेट स्पीच पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द करनी चाहिए। लेकिन अब ये पहली मर्तबा तो हुआ नहीं कि देश के नेता इस तरह के बयान दे, ध्रुवीकरण की कोशिश करते हो या पोलराइजेशन की कोशिश करते हो या अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चुनाव के समय एड्रेस करते हो। ऐसा कई मर्तबा हुआ, चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किए। तो पहला मामला तो ये कि बयानों की तपिश बढ़ती नजर आई, हिंदू मुसलमान पर पॉलिटिक्स टिकती हुई नजर आई। और जाहिर सी बात है, ये सब जानते हैं कि इस देश में 80% हिंदू हैं, वो भले ही SC, ST, OBC में बटे हुए हो, और 20% मुस्लिम है। तो ध्रुवीकरण अगर होगा तो ज्यादा फायदा किसकी तरफ झुकता हुआ दिखेगा? वेरी मच ऑब्वियस। लेकिन अब यहां से बात थोड़ी आगे बढ़ी और चुनाव आयोग के पाले में गेंद चली गई। मैं कुछ धाराएं आपको बता देती हूं, क्योंकि जब हम हेट स्पीचेस की बात करते हैं, भड़काऊ भाषण की बात करते हैं, उकसाने वाले बयानों की बात करते हैं, और वो भी तब जब देश में चुनाव आचार संहिता लगी हो, तो ऐसे में काम करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट।
यानी जन प्रतिनिधि कानून, और उसमें कई सेक्शन हैं जो 3-3 साल की, 2-2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करते हैं, या फिर दोनों का भी प्रावधान है। सेक्शन 295A धार्मिक भावनाओं पर बोलना, सेक्शन 153A जाति के खिलाफ बोलना, सेक्शन 153B राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बोलना, सेक्शन 499 मानहानि को लेकर कहना, 505(1) भड़काऊ अफवाह फैलाना, और सेक्शन 505(2) यानी कि नफरत भरी खबर फैलाना। इसमें बहुत सारी जिन सजाओं का मैंने जिक्र किया, 3 साल 2 साल की सजाएं भी हैं और जुर्माना भी है। अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद थी, तो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया और हेट स्पीच माना। लेकिन नोटिस किसको जारी हुआ? नोटिस जारी हुआ पार्टी के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को, और जेपी नड्डा को जवाब देना है 29 तारीख तक, 29 अप्रैल तक। और ठीक ऐसा ही एक और प्रथा कहिए, रिवाज कहिए, वो शुरू किया चुनाव आयोग ने हेट स्पीच पर, कि राहुल गांधी ने जो गरीबी को लेकर बयान दिया था कि भाई हम आएंगे तो 22 लोगों को जिनको पैसा दे दिया 16 लाख करोड़ का सरकार ने, वो हम पैसा गरीबों में बांटेंगे और एक झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी। इस पर राहुल गांधी को नोटिस हुआ, लेकिन वो नोटिस राहुल गांधी को न होकर वो नोटिस हो गया कांग्रेस अध्यक्ष को, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। इस पर खड़गे साहब को जवाब देना है। अब ये नया रिवाज, नई प्रथा कहां से और कैसे शुरू हुई? क्योंकि उसके पहले एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें बयान जिसने दिया, जिसके खिलाफ हेट स्पीच का मामला बना, उसको नोटिस दिया गया। रणदीप सुरजेवाला पर 48 घंटे का बैन लग गया। आतिशी को भी नोटिस हुआ, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत पर जो टिप्पणी की थी, मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार हैं कंगना रनौत, उनको पर्सनली नोटिस गया। दिलीप घोष बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर टिप्पणी की थी, उनको पर्सनली नोटिस गया। के चंद्रशेखर, चंद्रबाबू नायडू, गणेश गोदियाल, ये सारे वो नाम हैं जिनको इंडिविजुअली चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस गया, सिर्फ 2 नामों की, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही बात सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, ये कंसर्न सुप्रीम कोर्ट जाहिर कर चुका है कि अगर देश के प्रधानमंत्री या किसी भी बड़े पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में लिप्त पाया जाता है, तो क्या इस देश का चुनाव आयोग इतना स्ट्रांग है, इतना ताकतवर है कि वो बगैर किसी राग द्वेष के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई करे जितना किसी सामान्य नेता पर? यह कह चुका है देश का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत, कि चुनाव आयोग घुटनों के बल रेंगना नहीं चाहिए। इतनी ताकतवर संस्था है जिस समय चुनाव आचार संहिता लगी हो। तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आचार संहिता देश में लागू है, भड़काऊ बयान भी चल रहा है, इधर से भी उधर से भी, चारों तरफ से बल्कि कहा जाए, और चुनाव आयोग जो एक्शन ले रहा है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी भी दिखता है इस फेहरिस्त के हिसाब से जो मैंने आपको बताई। और एक और बड़ी दिलचस्प बात कि जब हम 2024 में ये सवाल उठा रहे हैं कि कार्रवाइयां सब पर बराबर हो, एक आधार पर हो, एक तरीके से हो, तो इसी देश में बाला साहब ठाकरे के ऊपर चुनाव आयोग 6 बरस तक वोटिंग पर बैन लगा चुका है, प्रतिबंध लगा चुका है। 1999 में बैन लगाया था 28 जुलाई को, और 6 साल तक बाला साहब ठाकरे वोट नहीं डाल पाए। फिर 2006 में जब प्रतिबंध खुला तब वोट डाला बीएमसी चुनाव में। क्या कहा था बाला साहब ठाकरे ने? मैं ये भी याद दिला दूं, हम हिंदुओं की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमें मुस्लिम वोटों की चिंता नहीं है, ये देश हिंदुओं का था और हिंदुओं का रहेगा। तो बाला साहब ठाकरे भी धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बयान देते नजर आए और कार्रवाई हुई। 6 साल जैसा बड़ा वक्फा, वोट नहीं डाल पाए। तो आज 2024 में हम कहां खड़े हैं?
ये समझने की कोशिश करूंगी। फिलहाल मैं बयान सुनाती हूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। पहले और दूसरे चरण में मंगल सूत्र, हार या जीत का सूत्र, और हेट स्पीच पर लगेगी रोक या जारी रहेगी बेरोक। और क्योंकि आज बारी संडे स्पेशल एडिशन की है, तो आज राजनीतिक नुमाइंदा कोई भी इस पैनल में शिरकत नहीं कर रहा है। मेरे साथ आज देश के अग्रणी वरिष्ठ पत्रकार शुमार है, दशकों का अनुभव रखने वाले, बड़ी गहरी और बारीक समझ रखने वाले, विश्लेषण करने वाले। मैं अपने पैनल का परिचय कराती हूं आपसे। विनोद शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, देश के वरिष्ठ पत्रकार। रशीद किदवई मेरे साथ हैं, बहुत सारी किताबें लिखी राजनीति पर, समझते हैं बखूबी राजनीति और समझाते भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल देव मेरे साथ हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट अक्रॉस इंडिया। राहुल महाजन मेरे साथ स्टूडियो में है, देश के एक और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। और समीर चौगांवकर, महाराष्ट्र पर उन्होंने कई किताबें लिखी और अब आगे बढ़ते हुए कुछ और किताब लिखने की भी लाइन में है और बड़ी गहरी समझ पॉलिटिक्स पर रखते हैं, मेरे साथ स्टूडियो में है। विनोद जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं मैं।